Hello friends, welcome to the Galaxy Group of Science, subject Mathematics. Myself पृथ्वीराज सर. ओके, सो हम बात कर रहे थे कोफैक्टर्स एंड माइनर्स की और हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट दो टर्म हमने सॉल्व किए थे. ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं. Using cofactors of elements of second row, evaluate delta 538, 201 and 123. ठीक है, सो हमने आगे भी देखा था कि हम जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम एक प्रिंसिपल रो या कॉलम सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल रो के साथ उसका माइन कोफैक्टर्स जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन में होता है और सबका एडिशन आप करते हो तो आपको उस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मिलता है. सो इसी का मतलब अगर यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो तो हमें सेकंड रो के जो भी एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उनका मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब आइदर आप इसे दो तरीके से देख सकते हो. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड रो प्रिंसिपल रो लेकर आपको सॉल्व करना है. आइदर उस मेथड में आप लीजिए या फिर पर्टिकुलर्स जो मेंबर्स है सेकंड रो के उसे अपने कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उसका एडिशन करोगे तो भी आपको वही सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, तो हमने सेकंड रो या फर्स्ट रो से सिंप्लीफिकेशन डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व किया हुआ है. आगे अगर नहीं पता है तो आगे के वीडियोस फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे कोफैक्टर्स वाली मेथड ही यूज़ करेंगे. सभी के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उस एलिमेंट्स के साथ पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे और उसके बाद उसका एडिशन करेंगे तो हमें उसका ये जो डेल्टा है उसका सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं. चलो, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो है हमारा A21 इज इक्वल टू 2 है हमारे पास. अब उसके लिए हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो कोफैक्टर्स के लिए कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 रेज टू एट विच प्लेस इट इज 2 + 1. ये जो है वो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है. ठीक है, सो 2 + 1 इंटू इट्स माइनर्स. तो इसका माइनर क्या होगा, वो होगा 3, 8. इसकी रो एंड कॉलम अगर आप निकाल दो तो जो एलिमेंट बचते हैं इसके अलावा तो जो एलिमेंट बचते हैं वो उसका माइनर होगा 3, 8, 2, 3. ठीक है, चलो तो -1 रेज टू 3 और इसका फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल 3 3 ज़ा 9 -2 8 ज़ा 16. ठीक है, सो ये होगा -1 और ये होगा -7. -1 इंटू -7 इट इज 7. क्लियर. अब उसी तरह से सेकंड एलिमेंट हमें सेकंड रो हमारी सेकंड रो जो है ये है. अब उसके सारे जो एलिमेंट्स है उसका माइनर्स हमें फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो तो अब जो सेकंड एलिमेंट है हमारा वो है A22 इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, अब उसका कोफैक्टर्स की बात करें सो A22 सो 0 जहाँ पर है उसकी रो एंड कॉलम आप निकाल दो तो जो एलिमेंट बचता है वो -1 रेज टू कौन से प्लेस पर है, इट इज 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इंटू इट्स माइनर विल बी 5, 8, 1, 3. ओके, चलो सो -1 रेज टू 4 और इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल. सो 5 3 ज़ा 15 -1 8 ज़ा 8. ओके, चलो सो -1 रेज टू 4 it is 1
और 15 minus 8, it is 7. So answer will be 7. Okay, and third element जो भी है आपका 8 2 3, कि हम सेकंड रो की ही बात कर रहे हैं. 8 2 3 मीन्स 1. ठीक है, सो उसकी पोजीशन क्या है? -1. इट इज पोजीशन इज 2 + 3 इंटू इट्स माइनर. तो उसकी रो एंड कॉलम आप निकाल दो, तो जो एलिमेंट बचता है वो क्या होगा? 5 3 1 2. चलो, -1⁵ और इसका सॉल्यूशन 10 - 3. सो -1⁵ मतलब -1 and 10 - 3 it is 7. So answer will be -7. अब सॉल्यूशन डेल्टा की अगर बात करनी है तो डेल्टा का सॉल्यूशन किस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा. सो एलिमेंट और उसके साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लिकेशन में और उसका एडिशन. सो 2 इंटू उसका कोफैक्टर 7 प्लस 0 इंटू 7 1 + 1 इंटू -7. सो ये तो 0 हो जाएगा, ये -7, ये 14. सो 14 - 7 इज इक्वल टू 7. तो इसका जो डेल्टा मिलेगा वो कोफैक्टर की मदद से इस तरह से मिलेगा. क्लियर? लास्ट में डेल्टा का जो इक्वेशन रहता है एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर और सबका एडिशन, समेशन ऑफ एलिमेंट इनटू कोफैक्टर का. क्लियर? इसी तरह से हम सॉल्व करना है. फोर्थ एग्जांपल भी इसी तरह से है. यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्यूट डेल्टा. ओके, यूजिंग थर्ड कॉलम से हमें सॉल्व करना है. सेम इसी के टर्म्स में, यहाँ पे वैल्यूज थी, यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो हमें भी इसी तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, चलो तो हम फर्स्ट से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट आपको थर्ड रो में A31 मिलेगा. क्या है वो? 1 है. ठीक है, अब उसके लिए उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं. A31, सो -1 पोजीशन क्या है? 3 + 1 और उसका माइनर्स. सो ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी रो एंड कॉलम अगर आप निकाल दो तो जो बचता है वो उसका एलिमेंट होगा x y z y z x. ओके, चलो, सो -1⁴ और इसका सिंप्लीफिकेशन x² z - y² z. ओके, -1⁴ मतलब 1 ही होगा. सो यहाँ पर x² z - y² z ये मिलेगा आपको. नेक्स्ट सेकंड जो एलिमेंट है A32, इसके लिए बात करते हैं. A32 के लिए सो एलिमेंट है आपका Z. ठीक है, अब उसके लिए पोजीशन क्या होगी? सो उसका कोफैक्टर की बात करते हैं A32, तो उसकी पोजीशन होगी 3 + 2. माइनर उसका होगा इसके लिए इसकी रो एंड कॉलम निकाल दो आप, तो क्या बचेगा? 1 yz 1 zx. सो -1⁵ और इसके लिए होगा zx - yz. सो -1⁵ मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाइड करोगे तो yz - zx. जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव और नेगेटिव तो जो था वो पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर? उसी तरह से नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट के लिए बात करेंगे. तो थर्ड एलिमेंट मीन्स A33, वो है हमारा xy और उसका कोफैक्टर A33. सो -1⁵3 + 3
एंड 1x 1y, ये उसका माइनर रहेगा। सो इट इज़ -1�6 और इसका सॉल्यूशन होगा y माइनस एक्स। ओके, अब ये पावर इवन है, सो आंसर भी y माइनस एक्स ये मिलेगा। क्लियर? अब डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। सो डेल्टा मीन्स इट इज एडिशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स कोफैक्टर्स। सो 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये रहेगा x² माइनस y² प्लस ये मल्टीप्लाइड होगा z से, सो y² माइनस z² प्लस ये मल्टीप्लाइड होगा xy से, सो y² माइनस x² y, ये होगा आपका। चलो, तो कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कोई भी टर्म देख लेना। x² y x² z नहीं हो रहा है कुछ भी कैंसिल, तो इट्स योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे ही सॉल्यूशन मान लेना है। सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कुछ ज़रूरी है नहीं। क्लियर? सो यूजिंग कोफैक्टर्स का मतलब सिंपल वही है जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, बट आइदर सेकंड रो, थर्ड रो, तो उसके कोफैक्टर्स को आपको एडिशन में रखना पड़ता है। क्लियर? तो इस तरह से आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। उस तरह से एक एग्जांपल भी है, इफ डेल्टा डिटर्मिनेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस तरह से एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, एंड aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij, मतलब कोई भी एलिमेंट के लिए जो हमने डेनोट करते हैं कोफैक्टर्स के लिए aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इट गिवन बाय, ओके, सो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो पर्टिकुलर उस एलिमेंट और उस कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होता है। ठीक है, तो आप देखो अब उसी का कोफैक्टर होना चाहिए, अलग एलिमेंट का कोफैक्टर होगा तो नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। सो a11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और उसके साथ a31 का कोफैक्टर मतलब ये, तो ये तो नहीं चलेगा। उसी तरह a12 है और a2 का मल्टीप्लिकेशन है तो ये नहीं चलेगा। सेकंड देखो a11 के साथ उसका कोफैक्टर ओके है, a12 के साथ a21 का, तो ये नहीं चलेगा। इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, a21 का a11 के साथ, a21 का a1 के साथ, तो भी ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, a11 का a11 के साथ कोफैक्टर प्लस a21 का a21 के साथ मतलब इसके लिए, और a31 का a31 के साथ मतलब इसके लिए, मतलब प्रिंसिपल रो जो कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम ली गई है और उसके साथ उसका कोफैक्टर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो मेरा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से कोफैक्टर्स एंड माइनर्स की वैल्यूज़ की मदद से आप डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने ऑलरेडी लर्न किया है मैट्राइसिस के अंदर, इन्वर्स ऑफ मैट्राइसिस और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, बट यहाँ पर दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स को हमें सीखना है। ठीक है, तो फिर से वही टॉपिक्स हमें सीखना है नेक्स्ट। सो अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स के अंदर देख लिया था। ठीक है, सो अब डेप्थ से पूरे थियरम के साथ और उसके जो भी रिमार्क्स हैं उसके साथ हम देखते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स aij स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो नंबर ऑफ रोल एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम,
So square matrix A, where Aij order of n cross n is defined as the transpose of the matrix Aij, means ये कैपिटल Aij मतलब एडजॉइंट, ओके, मीन्स कोफैक्टर से जो भी मैट्रिक्स बनता है, कोफैक्टर्स Aij मतलब हमें पता है, हमने सॉल्व किया है पूरी एक्सरसाइज। सो कैपिटल Aij मतलब कोफैक्टर से जो मैट्राइसिस बनता है उसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेना है, वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज डेनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A। हम इस तरह से उसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे एडजॉइंट को। क्लियर? नाउ सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इनडायरेक्टली उसका एडजॉइंट मीन क्या होगा, सभी के मेंबर्स जो भी एलिमेंट है, अगर 3 क्रॉस 3 हमारे पास एक मैट्राइसिस है, स्क्वायर मैट्राइसिस, तो सभी एलिमेंट्स के लिए अगर आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो और उसका एक मैट्राइसिस क्रिएट करो और उस मैट्राइसिस का ट्रांसपोज अगर आप लो तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर? एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स सिर्फ एडजॉइंट ए के अंदर कोफैक्टर्स को रिप्लेस करते हैं लेकिन ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं, तो उससे आपका आंसर जो है वो इनकरेक्ट आता है। क्लियर? तो खास ध्यान रखिए कि एडजॉइंट का मतलब सिर्फ कोफैक्टर नहीं होता है, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करो। कोफैक्टर मीन्स साइन इनटू माइनर्स, ठीक है, सभी के कोफैक्टर्स को अपनी अपनी पोजीशन पे रखो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि A12 जो यहाँ पर जो कोफैक्टर है वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, A13, A21, 22, 23। इसी तरह से मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जो रहेंगे, यहाँ पे एक करेक्शन है, सो जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो रो टू कॉलम में कन्वर्ट होंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स पता चला कि एडजॉइंट मैट्रिक्स मीन्स सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज अगर आप कंसिडर करोगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। ठीक है, अब उसकी एक थियरम है जो हम एग्जाम्पल के तौर पर प्रूव करेंगे कि इफ़ ए बी एन गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिर्फ एन क्रॉस एन का मतलब होता है। अगर आप मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए करोगे तो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स करोगे, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो डिटर्मिनेंट इनटू आई, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है वो हमने आगे के लेक्चर्स में कंसिडर किया है, अगर पता नहीं है तो आगे के वीडियोस देख लीजिए। ओके, तो ये जो थियरम है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करेंगे। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स भी है हमारी बुक में, तो हम एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे कि ये प्रूव कैसे होता है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस के अंदर हमने सिंगुलर मैट्रिक्स भी कवर किया है, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर से कवर कर लेते हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो अगर 0 होता है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लिए डिटर्मिनेंट A does not equal to 0, it's called as नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर वो जरूरी होता है कब? इट्स फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर डेफिनेशन क्या है हमारी? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो डिटर्मिनेंट आइदर सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, आइदर नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यूज होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स नॉट पॉसिबल, एंड अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स पॉसिबल होगा। क्लियर?
सो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता चली। ओके, नेक्स्ट थ्योरम 2 है हमारा, दैट इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस, अगर सिंगुलर मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है, देन सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस। अगर दो मैट्रिक्स ऐसे है जो दोनों के डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी जीरो नहीं होगा। एक थियरम ये है, और उसी के रिगार्डिंग थियरम 3 ये भी है कि डिटर्मिनेंट अगर आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, वो दोनों जो मैट्राइसेस रहेंगे ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, तो उन दोनों के लिए अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो, तो वो दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो भी मैट्राइसिस रहेगा उसका जो डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा वो दोनों सेम होंगे। तो उस पर से थियरम 2 का भी प्रूफ मिलता है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब आइदर ये भी ज़ीरो नहीं है और ये भी ज़ीरो नहीं है, देन उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा ए बी रहेगा या बी ए रहेगा वो कभी भी नॉन सिंगुलर होगा नहीं, मतलब उसका भी डिटर्मिनेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, सो थियरम 2 एंड 3 जो है वो एक दूसरे के लिए सेटिस्फैक्शन आंसर दे रहे हैं। क्लियर? अब इस पर से एक और बेसिक रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, कौन सा? जिस तरह से हमने देखा था थियरम 1, 2 एंड 3 का यूज़ करके देखना। यहाँ पर थियरम 1 ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का और एडजॉइंट मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट के साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको डिटर्मिनेंट इनटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो उसी का रिजल्ट का यूज़ करके एक रिजल्ट हमने निकाला है। देखना कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अगर आप मैट्रिक्स करते हो तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स एक वैल्यू होगी, है ना, और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने 3x3 कंसिडर किया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 3x3 है। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस के हिसाब से अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से मैट्राइसिस से मल्टीप्लाइड करो तो वो सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाइड होगा। सो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो डिटर्मिनेंट ए, 0 से तो 0 ही होगा, यहाँ पर 1 है तो डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पर 1 है तो डिटर्मिनेंट ए, 0 के साथ तो 0 ही होगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब सब में से अगर आप डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ए क्यूब मिलता है। ठीक है, अब आप देखिए कि मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? दोनों तरफ डिटर्मिनेंट। तो इसका प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर दो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस है और उसका मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करो तो वो दोनों मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, सो दोनों एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट मतलब ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए क्यूब तो था ही, ये इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी रहेगा वो कितना रहेगा, इट्स 1। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना रहता है, 1 रहता है। तो अब डिटर्मिनेंट एक जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब किसी मैट्राइसिस के लिए अगर आप एडजॉइंट मैट्राइसिस फाइंड आउट करते हो तो जो बेसिक आपका जो मैट्राइसिस था उसका डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो फाइंड आउट करोगे तो बेसिक का जो एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो बेसिक का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर एमसीक्यू, उसमें आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट होल स्क्वायर करके, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको पूछा जाए आप क्या करोगे, पूरा एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे, पूरे एडजॉइंट सब फाइंड आउट होने के बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद देखोगे आंसर। बट अगर आपके पास ये रिजल्ट है तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट अगर 3 है तो इसका 9 होगा। क्लियर? तो ये जो रिजल्ट है वो हमने थियरम 1 एंड 3 का यूज़ करके प्रूव किया। क्लियर? और एक भी थियरम जो बची है अब तो वो है इन्वर्स वाली। हमें पता है इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो अगर मैट्राइसिस सिंगुलर है तो उसका आपको इन्वर्स नहीं मिलेगा, और अगर मैट्राइसिस
नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो ये थियरम 4 है हमारी, तो हम नेक्स्ट देख लेंगे उसे। बट अभी यही सारे कॉन्सेप्ट से हमें एग्जाम्पल आगे के लेक्चर्स में हम करेंगे। ओके, क्लियर? थैंक यू।